अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये शो हम मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो इसलिए ज़ाहिर है कि गुड मॉर्निंग कहा जाएगा। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। सबसे पहले तो हम जैसे कि हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले इमरान खान साहब की। जी हाँ, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पिछली गवर्नमेंट जो हमारी रही इमरान खान साहब के उस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इमरान खान के साथ ही थे और जब अरेस्ट हुए तो दोनों साथ ही तकरीबन अरेस्ट हुए। और आज जी यानी कि कल सॉरी जो फैसला है अदालत का वो ये कहा गया है कि साइफर केस, जी हाँ वही साइफर केस जिसमें इमरान खान साहब अपनी एक पॉलिटिकल रैली में एक पेपर हिला हिला कर बता रहे थे, यानी यूं 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 करके इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये साइफर जो है और ये सबूत है कि अमेरिका जो है वो इंटरफेयर कर रहा है और अमेरिका ने जो है वो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसको गिराने के खिलाफ या उसको हटाने के लिए साजिश की है। ये बात इस साइफर में है और इमरान खान ने और पूरे उसमें जो पॉलिटिकल रैली थी उसमें गले फाड़ फाड़ के खान साहब ने ये अनाउंस किया था और साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसी तरह की एलिगेशंस अमेरिका के ऊपर लगाई थी और कहा था कि बिल्कुल जी ये साइफर हमारे पास है। लेकिन बाद में बहरहाल जब इमरान खान साहब अरेस्ट हुए तो कई एक जो उनके इंटरव्यूज पहले आए बाद में आए उनके लोगों की बातें आई, उनकी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के लोगों ने जब बात की तो वो इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर गया और उनका कहना ये था कि नहीं, इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिकल रैली में जो पेपर हिलाया था वो साइफर नहीं था। लेकिन बहरहाल आज मैं आपको ये बताती चलूं कि कल यानी कि अदालत ने जो है इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया है और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को साइफर केस से बरी कर दिया गया है। जी हाँ, लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इमरान खान साहब जेल से भी बाहर आ जाएंगे। यकीनन जेल से बाहर अभी आ जाएंगे वो, लेकिन इस साइफर केस के फौरन बाद आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए कि अभी और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो क्लीन चिट चाहिए। लेकिन बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब हो या इमरान खान साहब हो, एक बहुत बड़ा केस था इन दोनों के ऊपर साइफर का, जिसमें से दोनों के दोनों जो है वो बरी कर दिए गए हैं और कोर्ट ने यही कहा है कि इनके ऊपर जो इल्जाम थे वो साबित नहीं हुए और इसलिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों ही साइफर केस में से निकल चुके हैं। लेकिन जेल में से बहरहाल नहीं निकले हैं और जेल से निकलने में कितना टाइम लगेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो पीटीआई के लोगों को मिला है और यकीनन इसमें कहीं न कहीं हमें ये इशारा भी मिलता है कि इमरान खान साहब के साथ इस वक़्त भी एस्टेब्लिशमेंट का एक सेक्शन है, वरना जो इतना बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगा था और इमरान खान साहब जो हैं, वो ना सिर्फ़ ये कि अपनी पॉलिटिकल रैली में ये पेपर हिला-हिला के साइफ़र केस का उन्होंने ऐलान भी किया था, वो वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर और इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी दोनों की वीडियोस मौजूद हैं साइफर केस के हवाले से, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वो साइफर केस है और उनके पास ये पेपर है और ये सबूत है वो सबूत है। उसके बाद उनको जब अरेस्ट किया गया, लेकिन जैसे कि मैं आज बता रही हूँ आपको कि इमरान खान साहब को जो है साइफर केस में से बरी कर दिया गया है, साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरी कर दिया गया है। लेकिन यानी कि साइफर केस इनमें से इन दोनों हजरात के नाम जो है वो निकाल दिए गए हैं। अब साइफर केस तो चलेगा लेकिन उस साइफर केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही जो है उसमें से बरी हो चुके हैं, दोनों के ही नाम इस केस में से निकाले जा चुके हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि बाकी कई केसेस जो हैं वो चल रहे हैं इमरान खान के ऊपर, तो अभी फ़िलहाल उनको रहना तो जेल में ही होगा। कहा ये भी जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो उनकी बेगम है आजकल इमरान खान की, उनको एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता था। जो लास्ट उनका अदालत में जो पेशी थी और वहाँ पे जो बातचीत हुई थी, अदालत ने जो जिस तरह से उनसे सवालात किए थे, लेकिन हुआ ये कि खावर मानिका जो इमरान खान साहब की बेगम के पहले हस्बैंड हैं, उन्होंने वहाँ पर खड़े होके कोई बड़ा लंबा-चौड़ा सा कोई अजीब-ओ-गरीब सा कोई भाषण दे दिया, जिसके बाद जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए जो आसानी पैदा की जा सकती थी या होने की उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन बहरहाल केसेस चल रहे हैं और इमरान खान साहब एक के बाद एक केसेस में से निकलते भी चले जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम जो है वो खान साहब को बाहर यानी कि जेल से बाहर भी देख सकेंगे दोबारा एक बार फिर वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हमें
एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल बड़ी खबरों में हैं और उसका एक रीजन ये भी है कि फवाद चौधरी साहब ने भारत में होने वाले इलेक्शंस के ऊपर काफी ज्यादा अपने ट्विटर पे ऊपर भी उन्होंने यानी ट्वीट्स भी लगाई और उन्होंने कुछ वीडियोस भी शेयर की, अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बहरहाल उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और इसी तरीके से इस वक्त इमरान खान के बारे में भी फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि जी दरख्वास्त से इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदी जो हैं उनको रिहा किया जाए, मुज़ाकरात यानी कि डायलॉग की तरफ आए और हर आने वाला दिन इमरान खान का है। ये कहना है जी फवाद चौधरी साहब का। जी हाँ, हर आने वाला दिन यकीनन फवाद चौधरी क्योंकि इमरान खान के फैन हैं, उनको ऐसे ही लग रहा होगा कि इमरान खान का है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे PMLN हो, वो इमरान खान को इतनी आसानी से आने नहीं दे रही। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। बहरहाल आज का दिन खास इसलिए है कि आज जी भारत में इलेक्शंस कंप्लीट हो गए, आज रिजल्ट का दिन है। हम लोग भी सुबह से जाग रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी सब उड़ गए, जो देर देर तक सोने के आदी हैं वो भी आज सुबह जल्दी उठे हैं और सबका यही ख्याल है कि जरा देखा जाए कि भारत में जो इलेक्शंस हुए हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है और कौन सा लीडर, कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जो कि प्रोमिनेंट तरीके से सामने आते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। कहा तो यही जा रहा है कि PM मोदी ही दोबारा आएंगे, PM मोदी ही थर्ड टर्म के लिए भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन बहरहाल इलेक्शंस के ऊपर पाकिस्तान की खास नजर है। पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो हैं वो भी मुसलसल न्यूज अपडेट्स दे रहे हैं भारत के इलेक्शन पे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, आप लोगों का क्या लेना देना। बहुत से हमारे जो हम देखते हैं लोगों को सोशल मीडिया पर वो इस किस्म की भी बातें करते हैं। लेकिन जी इलेक्शन चाहे भारत के हो या दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी होते हैं तो जाहिर है कि हर मुल्क और हर मुल्क का टीवी चैनल जो है वो उस न्यूज को कवर करने की कोशिश करते हैं। और भारत तो वैसे भी आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का नाता ऐसे ही है जैसे कि आप कह लीजिए कि एक साथ साथ है, दोनों कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं और जाहिर है कि एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा और प्यार मोहब्बत दोस्ती सभी कुछ चलता है। तो हम जो है वो अलग नहीं रह सकते। और अगर आपके यहाँ इलेक्शंस होंगे तो हम तो बोलेंगे, और अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो जैसे भी इलेक्शंस होते हो, चाहे आप कह लीजिए कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है, लेकिन उसपे भी भारत का मीडिया जो है पूरी तरह से कवरेज देता है और पल पल की खबर हमें वहां से मिलती है अपने ही इलेक्शंस की। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उन डिबेट्स का या उन टॉक शो का हिस्सा मैं भी होती हूँ, लेकिन अगर मैं ना भी हूं तब भी हम यही देखते हैं कि भारत का जो मीडिया है और भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शंस पे खास नजर रखते हैं। तो इसीलिए जी हमारे यहाँ से भी बहुत खास नजर रखी जा रही है। PM मोदी के दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और लोगों को यही लग रहा है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे भारत के वो PM मोदी ही होंगे। अब PM मोदी से कई पाकिस्तान में कई लोगों को जाहिर प्रॉब्लम भी है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि PM मोदी ना आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके बजाय कोई भी दूसरी पार्टी का लीडर आ जाए तो शायद पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक हों। उसकी कई वजहें जो है वो कई रीजंस जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 370 जो है वो हटाया गया मोदी जी के होते हुए, उसके बाद राम मंदिर जो है वो बना मोदी जी के होते हुए, और फिर आपने देखा कि बालाकोट स्ट्राइक जो थी वो भी उसी वक्त हुई जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी। तो जाहिर है इस तरह की कई ऐसी चीजें जिसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा ऑब्जेक्शन है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था। बालाकोट स्ट्राइक का तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकती कि जाहिर है कि वहां से एक स्ट्राइक की गई थी, तो एज अ पाकिस्तानी मैं बिल्कुल कहूंगी कि जी डायलॉग के जरिए बात होनी चाहिए थी और ये स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी। बट एनी हाउ ये गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट एक बात है और यही लोग बेहतर समझते हैं कि क्या करना है। लेकिन बहरहाल वो वहां से आपकी जो स्ट्राइक की गई थी भारत से, उसके बाद जो पायलट थे अभिनंदन जी, हाँ, उनको अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद उनको चाय वाय पिलाकर पकौड़े वकौड़े खिलाकर हमने वापस कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि 370 के ऊपर पाकिस्तान ने काफी शोर मचाया। वैसे इतना ज्यादा नहीं मचाया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और जितना शोर मचाया गया वो पाकिस्तानियों के हिसाब से बहुत कम था। यानी कि हमने जैसे कहिए कि कुछ ना कहने के बराबर कुछ कहा। और कहा यह भी गया कि इमरान खान और मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट में शायद कोई डील हो गई थी, इसलिए पाकिस्तान ने कोई खास शोर नहीं किया, बस यही किया कि जी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब वही चीज हमारे गले पड़ चुकी है और अब हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ
ट्रेड कर सकें, लेकिन भारत हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। इमरान खान साहब जब थे एज अ प्राइम मिनिस्टर तो ये जरूर करते थे कि हर एक वीक 2 वीक के बाद जो है वो जी फ्राइडे को कभी कहते थे ह्यूमन चेन बनानी है, हमने सब लोग हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो जाते थे बाहर धूप में 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और इसी किस्म की एक्टिविटीज जो है वो एक तरह से प्रोटेस्ट हम रिकॉर्ड करवाया करते थे पाकिस्तान की तरफ से कि जी हमें जो है वो 370 हटाना पसंद नहीं आया। लेकिन बहरहाल उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, और भारत ने जो है जो करना था वो किया, क्योंकि जाहिर उनकी साइड के कश्मीर में उनका ही पूरा कंट्रोल है और पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि ऐसा ना करें। अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है ये बात की गई कि कश्मीर यानी कि आजाद कश्मीर या पीओके जिसको हमारे भारत के लोग कहते हैं, उनकी तरफ से जी ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी वो एक फॉरेन टेरिटरी है। जी हाँ, फॉरेन टेरिटरी के तौर पे जिक्र किया गया, बात की गई, और मेरा ख्याल है इसमें किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान ने कभी कश्मीर को अपना हिस्सा शायद माना ही नहीं। अगर ऐसा ना होता तो भला वहां का प्राइम मिनिस्टर अलग क्यों होता, वहां का सदर या प्रेसिडेंट क्यों अलग होता, और हम उससे हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी मानते आए हैं और कहते भी आए हैं। और अगर पाकिस्तान ने कश्मीर को, आजाद कश्मीर को या पीओके को अपना हिस्सा माना होता तो यकीनन फिर यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान या कोई भी, तो वही प्राइम मिनिस्टर फिर कश्मीर के भी होते। अगर हमने उसको अपना हिस्सा माना होता तो जो यहाँ के प्रेसिडेंट होते, यानी कि जैसे आजकल आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो वही प्रेसिडेंट हम उनको कहते कि ये कश्मीर के भी प्रेसिडेंट है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसका साफ मतलब यही है कि पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर को अपना एरिया माना ही नहीं, अपनी टेरिटरी माना ही नहीं, और हमने हमेशा से ही उसको एक फॉरेन टेरिटरी या फिर कह लीजिए कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर ही डील किया है। तो अब अगर अदालत में खड़े किसी ने कह दिया कि जी ये फॉरेन टेरिटरी है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उस पर इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में मीडिया के लोग भी, या जो लोग उस वक्त अदालत में मौजूद थे। इसलिए कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा से उसको एक डिस्प्यूटेड एरिया कहा है, कभी भी ये नहीं कहा कि ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ, हम पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो चीजें हैं, उनको जरूर हम इस्तेमाल करते रहे हैं, उन लोगों को ना देकर खुद इस्तेमाल करता रहा है। पंजाब में वो चीजें सप्लाई गई जो कुछ उनके पास रिसोर्सेज थे या हैं कश्मीर के, लेकिन कश्मीर के लोगों को या कश्मीर को पाकिस्तान ने कभी अपना हिस्सा नहीं माना। अगर ऐसा होता तो यकीनन हम वहां भी कुछ डेवलपमेंट करते, हम वहां पर भी कोई रोड्स वगैरह ठीक करते, वहां के एयरपोर्ट्स को हम ठीक करते, लेकिन ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। वहां पे कोई एयरपोर्ट भी जो है वो इस हालत में नहीं है जो ऑपरेट करता हो, वहां पे रोड्स खराब हैं, वहां पे इंटरनेट सर्विसेज खराब है, जो हम भारत को कहा करते थे वही हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है। मोबाइल सर्विसेज वहां पे ठीक नहीं चलती, वहां के लोग परेशान रहते हैं। प्रोटेस्ट तो खैर वो काफी टाइम से कर ही रहे थे, और अब तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, और इतना प्रोटेस्ट किया कि इंटरनेशनल मीडिया तक उनकी आवाज चली गई, उनका दुख उनका दर्द जो था वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गया। अब उसके बाद जी थोड़ा सा घबराए, थोड़ा सा बौखलाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और जी जल्दी जल्दी कहा गया कि जी हमने इतने मिलियन रुपीस दे दिए हैं, उतने मिलियन रुपीस दे दिए हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भैया ये आप पहले ही कर लेते ना। मतलब आप लोगों को क्या आदत सी पड़ गई है कि जब तक आप लोगों के सर पे खड़े होके कोई शोर ना मचाए तब तक आप लोगों को उनका राइट नहीं देते। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ। अब मोदी जी की थर्ड टर्म जो है वो बिल्कुल सर पे खड़ी है, आने वाले हैं मोदी जी, और लग यही रहा है कि आज के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश होगी, जो कि गवर्नमेंट बनाएगी भारत में, और मोदी जी आएंगे तो यकीनन इलेक्शंस के दौरान चाहे वो योगीनाथ जी हों या दूसरे कई पॉलिटिशियंस, चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो या मोदी जी, हर एक ने कहा कि जी 6 मंथ्स में जो है हम कश्मीर या पीओके को ले लेंगे, पाकिस्तान से हम ले लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, वॉटेवर। लेकिन इस बात से भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट यकीनन थोड़ी सी घबराई हुई लगती है, क्योंकि हालांकि कोई आसान काम नहीं है। इससे पहले जो कुछ हुआ, चाहे 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे दूसरी कई एक्टिविटीज हो, वो इसलिए भी मोदी जी कर पाए बहुत आसानी से क्योंकि वो आप लोगों के एरिया में, यानी कि जो भारतीय हैं उनके ही कंट्री के अंदर वो सब कुछ था। अब एक दूसरी कंट्री यानी पाकिस्तान जो है
آپ اس کو اچھا کہہ لیجئے، برا کہہ لیجئے، غلط کہہ لیجئے، جیسا بھی کہہ لیجئے، لیکن بہرحال آزاد کشمیر پاکستان کے ٹیریٹری میں آتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو ایجنسیز یا آرمی یا جو لوگ ہیں وہ اتنی آسانی سے 6 منتھس میں جو ہے ان کو آزاد کر دیں گے یا ان کو پرمیشن دے دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اور بھارت کے ساتھ مل جائیے۔ یہ اور بات ہے کہ بھارت میں جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سبھی یہ چاہتے ہیں کشمیر کے لوگ کہ یا تو وہ وہاں جا کے مل جائیں یا پھر یہاں پر بھی وہی ڈیولپمنٹ ہو۔ اب جن لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے، کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فورن ٹیریٹری ہے۔ جی مان لیے چلے، جنہوں نے کہا وہ بالکل صحیح کہا، جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ پرائم منسٹر الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، ہم نے تو کبھی ان کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اگر ایسا سمجھا ہوتا تو یقیناً وہاں کا ایک سیٹ اپ جو الگ بنا رکھا ہے وہ الگ نہ ہوتا، اور الگ نہ ہو کر یہاں پہ پاکستان میں جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے وہی وہاں کے بھی ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے بات کریں تب بھی ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو یعنی کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں مانتے، لیکن پاکستان نے وہاں پہ فوج کھڑی کر رکھی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں عدالت کے اندر جنہوں نے بات کی کہ جی ایک فورن ٹیریٹری ہے، تو وہ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ نے کشمیر میں جو ہے وہ فورن ٹیریٹری آپ کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں، کشمیر کے لیے یہ بات گورنمنٹ کی طرف سے کہی گئی ہے، یعنی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہی گئی ہے، تو آپ نے وہاں پر فوج کیوں کھڑی کر رکھی ہے؟ آپ نے وہاں فوج کس لیے تعینات کی ہے؟ کس لیے وہاں پہ جو فوجی ہیں ان کو کہا ہے کہ جی آپ وہاں پر ڈیوٹیز دیں؟ آخر کس لیے وہاں پر لوگوں کو روکا جاتا ہے بات کرنے سے، اور ان لوگوں کے اوپر طرح طرح سے جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے ان کو کہ کہیں وہ کسی کو انٹرویو تو نہیں دے رہے، کسی میڈیا سے تو بات نہیں کر رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر اپنا ہولڈ رکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اپنے دل میں آپ نے یہ بھی سمجھ کے رکھا ہے کہ جی وہ تو ہمارے لوگ نہیں ہیں، نہ ہی وہ ٹیریٹری ہماری ہے، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے ہمیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک طرح کا ڈبل گیم ہے جو پاکستان کھیل رہا ہے، اور میرے خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تھوڑا سا صحیح ہو جانا چاہیے، ہمیں تھوڑے سے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ یہ غلطی ہم بہت بار کر چکے ہیں، کبھی افغانستان کے ساتھ، کبھی بھارت کے ساتھ، اور کبھی اپنے ہی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں اور ہم کرتے کچھ ہیں۔ ابھی بھی ہم نے وہی رویہ اپنایا ہوا ہے کشمیر کے لیے بھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم خوف زدہ ہیں کہ اگر پی ایم مودی دوبارہ پی ایم بن کر آ گئے تو پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے۔ لیکن ایک سیکشن پاکستان کا، بہت بڑا سیکشن میں کہوں گی، ایسے نہیں کہ تھوڑے سے لوگ، بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ اگر پرائم منسٹر مودی ایک بار پھر جو ہے وہ الیکشن کے بعد جو ہے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کریں، پاکستان کو ایک بار پھر موقع دیں، اور اس میں یقیناً نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مین رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ 1999 میں جو پیس ایگریمنٹ تھا اس کی وائلیشن جو پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا پاکستان نے غلط کیا ہے۔ تو اگر پاکستان تھوڑا تھوڑا ہی کر کے لیکن اپنی غلطیوں کو مان رہا ہے تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہے کہ ہم بھارت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اگر دوستی نہیں تو بہرحال ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر چائنا کے ساتھ بھارت اور چائنا مل کر اگر دوستی کر سکتے ہیں، اپنے ٹرمز کو بہتر کر سکتے ہیں، تو پھر پاکستان کیوں نہیں۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے ٹیررزم کی، اور ایک بار پھر وہی شرطیں رکھی جائیں گی کہ جی کمپلیٹلی آپ ٹیررزم کو روکیں تبھی بات ہوگی۔ تو اس کے لیے میں یقیناً یہاں پہ راج ناتھ سنگھ صاحب کا نام مینشن کرنا چاہوں گی، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان سے اکیلے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو بھارت کے ساتھ مل کر اس ٹیررزم کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً ایک بہت اچھی ایڈوائس جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر جو پہلے رہے بھارت کے، انہوں نے دی ہے، اور پاکستان کو اس طرح کی ایڈوائسز کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید اکیلے ہم اس سب چیزوں کو قابو نہیں کر پا رہے، اس ٹیررزم کو یا ٹیرر گروپس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، پکڑ نہیں پا رہے، مار نہیں پا رہے، یا جو بھی کہہ لیجیے روک نہیں پا رہے۔ اور اس کے لیے یقیناً اگر بھارت کی طرف سے یہ آفر آتی ہے کہ ہم مل کر اس کے اوپر کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ یقیناً پورے ریجن کا پرابلم ہے، صرف پاکستان یا بھارت کا نہیں، تو پاکستان کو یقیناً مل کر کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بھارت کی گورنمنٹ، جو نئی گورنمنٹ آئے گی، اگر وہ پاکستان سے بات کرتی ہے تو پاکستان کو پازیٹیو جواب دینا چاہیے، اور شکریہ کے ساتھ ان کی جو ایڈوائس ہے یا ان کی جو ہیلپ کی آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال
यहाँ से हम चलते हैं। आज पूरा दिन यकीनन बहुत बिज़ी गुज़रेगा सभी लोगों का, सबकी नज़रें जो हैं वो इलेक्शंस के ऊपर होंगी, बल्कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट के ऊपर होंगी। देखिए इलेक्शंस तो हो गए, इलेक्शन रिज़ल्ट के ऊपर होंगी और कई टीवी चैनल्स भी अनाउंस करते जाएँगे रिज़ल्ट्स और हम भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बहरहाल अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, यहाँ से मैं चलती हूँ। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलिएगा। Thank you.